जिस तरीके से आपने इलैबोरेट किया है, इसमें हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम इस चीज के पॉइंट समझते चलेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जो चीज अभी सामने से दिख रही है उसमें यह है कि हर देश अपनी अपनी तरीके से अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, इजराइल का है, ईरान तो झेल ही रहा है, रशिया और चाइना ये दोनों भी इस पूरी लड़ाई में कब कूदेंगे, किस तरीके से कूदेंगे, इनके यहां का भी एक सिस्टम मोटे मोटे तौर पर हमें समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है। भारत इस पूरे मामले में किस तरीके की चीजों को देख सकता है या उसको देखना चाहिए? क्योंकि इराक में, अफगानिस्तान में जहां अमेरिका ने अपने ग्राउंड पे, मतलब जहां ग्राउंड पे सेना उतारी, उसके बाद उसकी वापसी, एग्जिट का रास्ता उसको तलाशने में दसियों साल लगे। तो ईरान में मुझे लगता है कि अगर वो सेना उतारता है, ग्राउंड बैटल आता है, वो स्थिति आती है, तो उसके बाद उसको वहां से एग्जिट करना बहुत ज्यादा कठिन होने की स्थिति है। और जिस तरीके से एक के बाद एक वो अपने रहबर ढूंढते जा रहे हैं, मतलब ईरान जिस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, उसमें ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका और इजराइल के लिए स्थिति कहीं बेहतर होने जा रही है। भारत इस पूरे मामले में किस तरीके का फायदा देख रहा है या वो सिर्फ देख ही रहा है? अनम्यूट कर दीजिए। जी शेखर जी, हम लोग जरा सा इतिहास में जाएंगे। भारत का जो एक ज्या कर्व जिसको बोलते हैं, साइन जा, जो फिजिक्स में होता है, अगर देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। तो पहला जो पत्र आया था इजराइल के बारे में, जैसे मोदी जी अभी इजराइल गए थे तो काफी भर्त्सना हुई, कोई कोई मतलब अपने अपने ढंग से लोगों ने एक्सप्लेन किया, जिसका जो अपना माइंडसेट था, जिस तरह से अपना जिसका नॉलेज था। तो इजराइल क्यों चले गए, अभी ईरान से युद्ध होने वाला था, पता था, या ऐसा दुनिया भर की चीजें। देखिए, एक आइंस्टीन ने लेटर लिखा था उस समय की सरकार में 1947 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी फिलिस्तीन को बांटने के लिए मसौदा लिया। उस समय जो था ऑटोमन एम्पायर को बांटना था उसके फेलियर के बाद। तो उस समय आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी को कि मोरल ग्राउंड पे हमको आपको इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, मोरल ग्राउंड पे। हाँ, क्योंकि दो देश बढ़ रहे हैं तो ज्यूस के लिए भी रहने के लिए धरती चाहिए। तो बहुत ही एक अच्छी चीज, मैं उसको अभी भी अच्छा ही मानूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का। एक कारण है कि दुनिया के सभी देश पहले अपने देश का हित साधते हैं। तो उन्होंने भी एक ऐसी चीज कही थी कि देखिए, एक बहुत खराब चीज ये होती है कि पहले की जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, इंटरनल जो सेटअप होते हैं, उसके अनुसार हमको काम करना होता है। ये सत्य है लेकिन गलत है। उन्होंने लेटर का जवाब दिया था कि सत्य है लेकिन ये गलत भी है, होना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया के देश ऐसे ही करते हैं। तो इस जगह पे वो न्यूट्रल थे, बोला कि हर देश अपने अपने हिसाब से करता है। तो उस केस में जब जब हमारा हित इस समय इजराइल से बढ़ रहा है, जबकि इजराइल जितना हथियार बेचता है उसका 34% हथियार हम खरीदते हैं, तो और उसके बाद हमारे देश का जो इजराइल और ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशंस रहे, नॉर्मली जो यहाँ का डेमोग्राफी था, मुस्लिम देख के, मुस्लिम वोट बैंक देख के चलता रहा। पहली बार लीग से हटके 1992 में नरसिम्हा राव जी ने इसके खिलाफ कदम उठाए। मतलब एक न्यूट्रल पॉलिटिक्स करना चाहते थे, एक ऐसा रिलेशन बनाना चाह रहे थे जिससे कि मेरा जो कौन हितैषी एक्चुअली आएगा उसके साथ कर, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सेकेंड टर्म जो विजिट मोदी के किए हैं, वो क्लियर कट मैसेज दिया है कि मेरे यहाँ चाहे मुस्लिम ज्यादा है, चाहे हिंदू ज्यादा है, चाहे बौद्ध ज्यादा, मुझे मेरे देश के लिए कौन ज्यादा हितैषी है, मैं उससे संबंध बनाऊंगा। तो इसी तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हर देश, अब देखिए, लीग ऑफ नेशन ने सपोर्ट नहीं किया, लीग ऑफ नेशन ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, अभी ब्रिक्स में 2024 में ईरान जस्ट ज्वाइन किया है, 2024 में ज्वाइन किया है, लेकिन ब्रिक्स ने एक भी ऐसे कदम नहीं उठाए हैं जिससे लगे कि नहीं कि एक हेजेमोनी है नाटो जैसी ब्रिक्स की। एससीओ ने एक शब्द नहीं बोला है। सोचने की बात है कि मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इनके साथ ही, और उसका चाइना स्वाभाविक है कि इंटेलिजेंस वगैरह सब दे रहा होगा, हथियार जाने के उसके रास्ते बंद है। अरे भाई, बाई एयर जा नहीं सकता, और जरा अफगानिस्तान पाकिस्तान में अमेरिका रोक लेगा तो जा नहीं सकता। रसिया जो है वो जो भी उसका सेटअप जानता है कि अगर ईरान का तेल गलती से यूरोप मार्केट में गया या अमेरिकन मार्केट में चला गया तो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंसी है यूरोप की तेल खरीदने की वो कम हो जाएगी, तो मेरा जो पकड़ हो जाएगा यूरोप पे कम हो जाएगा एनर्जी के मामले। तो हर एक देश अपने कैलकुलेशन से, आज बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। अरस्तु ने अपने किताब में लिखा था कि बच्चा जो है बचपन से ही राजनीति,
अभी हम बाजार में जाएं, दो छोटे बच्चे 2-2 साल के मेरी मम्मी के लिए लड़ाई करेंगे, एक सामान फेंक दो, नहीं मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का। नहीं तो दुनिया के बड़े देशों में ऐसा ही होता है। तो सबको अपने अपने हित देखने हैं, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और उसके हिसाब से जो भारत का स्टेट यहाँ पे वो ये है, बहुत ही एक्टिव मैं देख रहा हूं। इसको लोग बोल रहे हैं भारत बोल नहीं रहा है, भारत का नहीं, भारत का रोल बहुत ही एक्टिव रोल है। और एक्टिव इसलिए है क्योंकि भारत ने अमेरिका को ही परसों जवाब दिया, ईरान से बातें करके, जो मैं पहले आपसे बताया। उसके बाद अमेरिका को जरा, जैसे ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तीसरे दिन वहां के कॉमर्स के सेक्रेटरी और गोर साहब तुरंत भारत में मिले आके, जयशंकर साहब से और अधिकारियों से मिले, तुरंत मिले हैं कि भारत जो है अभी भी हमारे इतना कहने के बाद भी, एफटीए हो जाने के बाद भी तेल का खपत सप्लाई 1 मिलियन बैरल से कम नहीं किया है पर डे। मतलब भारत का हमारे ऊपर कोई असर नहीं, हमारे कोई भारत के ऊपर असर नहीं है। भारत की अपनी एक स्ट्रेटेजिक सेटअप है और काम कर रहा है, खासकर मोदी के नेतृत्व में। तो एक ठीक है गुप्ता जी, मैं आता हूं आपके पास। कुछ हमें लग रहा है तकनीकी दिक्कत हुई है जिसकी वजह से आपकी आवाज विधिवत हम तक नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करते हैं दोबारा आपको जोड़ते हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके की स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक टारपीडो ने पहले ईरान का जहाज डुबोया, श्रीलंकन आर्मी उसकी मदद को गई, 30-32 लोग, भारत के भी जो मतलब जब मैसेज आया तो उसके बाद बता रहे हैं कि 30-32 लोग हमारे कोस्टल गार्ड्स ने भी बचाए हैं। अब इसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी है, जब हम एक ईरान के जहाज को पनाह दिए हुए हैं, तो फिर वही बात है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति या जो वहां का पूरा सिस्टम चल रहा है, वो कहां किसके ऊपर कब जाकर के अटैक कर देगा या किसकी छीछा लेदर कर देगा जिसको कहा जाए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो जहाज ईरान का खड़ा है, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के शेल्टर में है, इसलिए अगर उस जहाज को कुछ होता है तो क्या इसे भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी माना जाएगा और क्या अमेरिका ऐसा करेगा? बिल्कुल, अगर उस जहाज को हमारी टेरिटोरियल वाटर में या हमारी कस्टडी के अंदर कुछ हो जाता है तो ये एक प्रकार से डायरेक्टली हम इसे अपने ऊपर एक प्रकार का हमला मानेंगे। लेकिन देखिए, वो जहाज जो है वो जहाज को हमने शरण दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। जहाज की तरफ से जो है हमारे पास मैसेज आया था कि जहाज के अंदर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ और मैकेनिकल प्रॉब्लम है, और इसलिए उस जहाज को हमने अलाउ किया और वो इस समय हमारे कोची के बंदरगाह के ऊपर है।